लीनियर अलजेब्रा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि 4 वेरिएबल का है, x, y, z एंड w, और इसमें 3 इक्वेशन हैं। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा, सारे कॉफिशिएंट को हम लोग कलेक्ट करेंगे तो x का कॉफिशिएंट हो गया 1, 2, -1, y का कॉफिशिएंट हो गया 3, 6, -3, z का कॉफिशिएंट हो गया 3, 9, 3 और w का कॉफिशिएंट हो गया 2, 7, 4। और हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये x है, y है, z है, w है और फिर ये वेक्टर है b 1, 5, 5। तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, a इंटू वेरिएबल x इंटू b, जहाँ a को कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोला जाता है, x वेक्टर है, अननोन वेक्टर, एंड b आपका एक गिवन वेक्टर है। हम लोगों को इसे सॉल्व करना है। तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, जो कि एक काफ़ी जनरल मेथड है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं जब हम a और b वेक्टर को साथ साथ लिख देते हैं तब। तो इस केस में हमारा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा वो होगा 1, 3, 3, 2, 2, 6, 9, 7, 1, -3, 3, 4 and b वेक्टर इज 1, 5, 5। इसके बाद हम लोग इसे रिड्यूस करेंगे, यानी एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ईच रो को देखेंगे रो बाय रो। तो फर्स्ट रो को जब हम देखते हैं तो फर्स्ट रो में जो पहली नॉन जीरो एंट्री होगी उसे हम पाइवोट कहेंगे। और रूल ये है कि पाइवोट के नीचे के एलिमेंट को हमें जीरो बनाना होता है। तो हम लोग सुटेबल रो ऑपरेशन का यूज़ करके इसे और इसे जीरो बनाएंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा। तो 1, 3, 3, 2, 1 ये हूबहू कॉपी हो जाएगा। और इसे जीरो करने के लिए क्या करना होगा, हमें R2 को R2 में -2 टाइम्स R1 करना होगा। तो जब हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे हमारा जो सेकेंड रो बन जाएगा वो बन जाएगा 0, 0, 3, 3, 3, यानी फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके हम सेकेंड रो में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी तरह जो हमारा लास्ट रो होगा, इस जीरो को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे जो जीरो है तो हम R3 में अप्लाई करेंगे R3 + R1। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसे और इसे ऐड कर देना है। तो बेसिकली हम इस रो को और इस रो को ऐड कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा ये तो ज़ीरो हो जाएगा, सेकेंड वाला भी ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6 एंड ये भी हो जाएगा 6। तो फर्स्ट बार रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि हमारा जो मैट्रिक्स बना है वो कुछ इस तरह का है और यहाँ पे एक पाइवोट है। तो फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट कॉलम का काम भी कंप्लीट हो चुका है, यानी यहाँ तक का मैट्रिक्स अब हमारा हो चुका है। अब हमारा फोकस जो है इस सब मैट्रिक्स पर होगा। तो इस सब मैट्रिक्स में जब हम इसकी अब फर्स्ट रो को देखते हैं तो पहला नॉन जीरो एंट्री है ये। तो इस मैट्रिक्स का जो पाइवोट होगा इस सब मैट्रिक्स का वो यहाँ पे होगा। तो अब जो हमारा पाइवोट बन चुका है वो बन चुका है ये। और अब इसकी मदद से जब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो पहला रो तो बिल्कुल सेम कॉपी होगा, 0, 0 सेकेंड रो भी बिल्कुल सेम कॉपी होगा। और थर्ड रो में जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0, 0 और 0।
यानी R3 में R3 माइनस 2 टाइम्स R2। तो अब हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर मिला है हमें, ये एक लैडर शेप का स्ट्रक्चर है, और इस तरह का स्ट्रक्चर में जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये पाइवोट्स हैं। इस तरह का अगर हम लैडर देखें तो इस तरह का जो फॉर्म होता है उसे हम एचेलॉन फॉर्म कहते हैं। और एचेलॉन फॉर्म जो है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी होता है। और यहाँ से हम ये बता सकते हैं एचेलॉन फॉर्म निकालने के बाद कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन होने की जो शर्त है वो है कि इस लास्ट कॉलम में कोई पाइवोट नहीं होना चाहिए। पाइवोट कहाँ है आपके, यहाँ और यहाँ। हर रो की पहली नॉन जीरो एंट्री को पाइवोट बोलते हैं, और आपके जो पाइवोट हैं वो ये और ये हैं। और आप देख सकते हैं कि लास्ट कॉलम में कोई भी पाइवोट नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक केस तो हमारा क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। सॉल्यूशन के एग्जिस्ट होने पर भी दो केस अराइज होते हैं, पहला केस यूनिक सॉल्यूशन का और दूसरा केस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। तो इसको भी डिस्टिंग्विश करने का तरीका काफ़ी आसान है, चूँकि हर कॉलम में आप देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हर कॉलम में पाइवोट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम में पाइवोट नहीं है। अगर एक भी कॉलम में पाइवोट मिसिंग है कोफिशिएंट मैट्रिक्स के तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि सॉल्यूशन किस टाइप का होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। लेकिन हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक्चुअली सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के एचेलॉन फॉर्म के बाद सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कहलाता है बैक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा तरीका कहलाता है कि हम एचेलॉन फॉर्म को फर्दर रिड्यूस करते हैं रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में। तो अभी हम पहले तरीके पर जाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। तो अब हम लोग दोनों की टेक्निक को अच्छे से समझते हैं कि कैसे होता है। तो बैक सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि हमने क्या किया, जब हम इस प्रॉब्लम की स्टार्ट किए तो हमने क्या किया, हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, और उसके बाद हम लोगों ने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा। यानी हमारा प्रोसेस क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देन मैट्रिक्स फॉर्म एंड देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम इसी प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे। तो रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम अब यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाएंगे x प्लस 3y प्लस 3z प्लस 2w इक्वल्स टू 1, और दूसरा इक्वेशन बनेगा 3z प्लस 3w इक्वल्स टू 3। इक्वेशन में लिखने के बाद एक चीज़ और हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो वेरिएबल हैं वो दो टाइप के हैं। ये जो चार कॉलम हैं इस मैट्रिक्स के, ये चारों एक एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रिप्रेजेंट करता है x, दूसरा रिप्रेजेंट करता है y, तीसरा z और चौथा w को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जिनके करस्पॉन्डिंग पाइवोट है, जैसे x एंड z, और कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जिनके करस्पॉन्डिंग पाइवोट एग्जिस्ट नहीं करता है उस कॉलम। तो ऐसा वेरिएबल जिसके करस्पॉन्डिंग पाइवोट एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि यहाँ ये और ये हैं, इन्हें फ्री वेरिएबल कहते हैं। और जब भी फ्री वेरिएबल होता है तो उसकी वैल्यू आप अपने मन से असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो फ्री वेरिएबल हैं और हम लोग उनकी वैल्यू असाइन कर लेते हैं y इक्वल्स टू a एंड w इक्वल्स टू b। अब जब ये वैल्यू असाइन कर लेंगे हम लोग, तो देखिए अब हम इसे इसमें पुट करेंगे तो हमें बाकी x और z की वैल्यू मिल जाएगी। तो बैक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हम लोग इसमें जो सॉल्यूशन करते हैं वो पीछे से करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले w तो हमें मिल चुका है, w इक्वल टू b, हम लोग z को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं z प्लस w इक्वल्स टू हो जाएगा 1। दिस इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू
1 माइनस डब्लू और आंसर हो जाएगा 1 माइनस बी। तो हमारा जेड भी मिल चुका है। तो अब हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, y इक्वल टू ए, w इक्वल टू बी एंड z इक्वल टू 1 माइनस बी। जब हम इन तीनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो हमें x मिल जाएगा। और जब हम इसे पुट करेंगे तो x की वैल्यू होगी x इक्वल टू 1 माइनस 3y माइनस 3z माइनस 2w। और पुट करने के बाद मिलेगा 1 माइनस 3y क्या है, तो y यहाँ देखिए y है a, तो 1 माइनस 3a माइनस 3 टाइम्स z की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है 1 माइनस b, तो 1 माइनस b, और w की वैल्यू तो हमें पता है यहाँ पे w है हमारा b, तो ये हो जाएगा 2b। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन जो आएगा वो आएगा यहाँ से -2 आएगा, उसके बाद आएगा -3a और b आएगा आपका -b, यहाँ -2b यहाँ +3b, तो ये हो गया। तो इस तरह हमें चारों x की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी है, z की वैल्यू मिल चुकी है और w की वैल्यू मिल चुकी है। तो हमारा सॉल्यूशन मिल चुका है। तो हम सॉल्यूशन को एक वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तो x y z w। और जब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो x की जगह क्या पुट करेंगे, -2 माइनस 3a माइनस b। y की जगह क्या लिखेंगे a, w की जगह क्या लिखेंगे, तो सॉरी z की जगह प्लेस पर क्या लिखेंगे, तो z यहाँ पर है हमारा 1 माइनस b एंड w हमारा है b। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसे भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम सारे कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख सकते हैं, तो -2 0 1 0 ये हो गया, प्लस a के कोफिशिएंट को एक साथ लिखें तो यहाँ हो जाएगा -3 1, और हम अब b के कोफिशिएंट को साथ लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट में -1, सेकेंड में 0, थर्ड में अगेन -1 एंड फोर्थ में 1। तो इस तरह हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। इस तरह हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। और इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें 2 फ्री वेरिएबल हैं और हर फ्री वेरिएबल के करेस्पॉन्डिंग हमें एक एक वेक्टर मिला है। अब हम दूसरे मेथड की तरफ आते हैं जिसमें हम लोग रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म यानी RREF का यूज करेंगे। तो RREF क्या है, RREF एचेलॉन फॉर्म के ही आगे का एक रूप है। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि ये सारे पाइवॉट को 1 बनाया जाता है। एचेलॉन फॉर्म के सारे पाइवॉट को हम लोग 1 बनाते हैं और इसके ऊपर के भी वेरिएबल जो भी पाइवॉट के ऊपर होते हैं उन्हें भी हम 0 बनाते हैं। तो हमारा एचेलॉन फॉर्म जो आया था 0 चेंज नहीं होगा। तो अब हमें प्रॉब्लम है इन जगहों पर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसे 1 बना लेते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि इसको पहले माइनस कर लें फिर 1 बना लें, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसेस ये है कि आप पहले सारे पाइवॉट को 1 बना लें। तो 1 1 1 हो गया, लास्ट कॉलम तो लास्ट रो तो 0 है ही, और इसके जब हम माइनस करेंगे तो ये 1 3 ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा, इसको जब इसको इसमें माइनस करेंगे, जब इस टर्म को इसमें माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -1, और जब इस टर्म को इसमें माइनस करेंगे -2। तो यहाँ पर जो है मैट्रिक्स का रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म आ चुका है। रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म की सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोग इसे देखकर ही सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन वेक्टर कैसा होगा, x y z एंड w। देखिए अब इस सॉल्यूशन में हमारे फ्री वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे पाइवॉट है, यहाँ पे पाइवॉट है, तो ये वेरिएबल हो गया फ्री और ये वेरिएबल हो गया फ्री। तो हम लोग एक काम करते हैं, जितने भी फ्री वेरिएबल होंगे उनके करिस्पॉन्डिंग वेक्टर्स आएंगे।
तो ए, इसमें 2 फ्री वेरिएबल हैं तो 2 वेक्टर्स आएंगे। ओके, इसे पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। और फ्री वेरिएबल के करेस्पॉन्डिंग हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं। हम लोग सीखेंगे कि फ्री वेरिएबल को हम कैसे फील करते हैं। तो हम लोगों ने y और w के करेस्पॉन्डिंग कुछ बॉक्स बना लिए। अब देखिए, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में जो फ्री वेरिएबल की वैल्यू आती है वो हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर फ्री वेरिएबल हो गया 0। और ये जो होमोजेनस सिस्टम यानी ax इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है, ये पार्ट क्या है? ये पार्ट बेसिकली ax इक्वल टू 0 यानी ax इक्वल टू b की जगह जब हम यहाँ 0 कर देंगे तो ये इसका सॉल्यूशन बताता है। तो इसमें जो पाइवॉट के जो वैल्यूज़ होती हैं, इसमें जो फ्री वेरिएबल की वैल्यू होती है ये एक बार में 1 होती है। यानी यहाँ 1 होगा तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे 1 होगा। बेसिकली अगर आप इसे विजुअलाइज करेंगे तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बनाएगा। अगर 3 वेरिएबल होता तो ये 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता। तो फ्री वेरिएबल को फिल करने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग बाकी वेरिएबल्स कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन पे आते हैं। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में यहाँ 2 सीट वैकेंट है, इसे हम हमेशा इस लास्ट कॉलम यानी बी वाले कॉलम से फिल करेंगे। तो इसे हम सीधा -2 and 1 लिख देंगे। जो ऊपर से एलिमेंट हैं 2, जितने आपको ज़रूरत है, यहाँ पर 2 एलिमेंट की ज़रूरत है, आप हमेशा ऊपर से लें। ठीक है, ऊपर से हमेशा 2 एलिमेंट लें, इसे लें और इसे लें और उसे एप्रोप्रिएट प्लेस में फिल कर दें। आपका आंसर हो गया। सेकेंड केस में क्या है, देखिए ये जो वेरिएबल ए है ये करेस्पॉन्डिंग किसके है? इस फ्री वेरिएबल के। तो इस फ्री वेरिएबल में भी हम लोग ऊपर से सॉल्यूशन लेंगे, लेकिन जब भी फ्री वेरिएबल को लिखते हैं हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -3, यहाँ पे हो गया 0। हम लोगों ने यहाँ से 2 एंट्री ऊपर से ली, निगेटिव किया और इसमें फिल कर दिया। सेम काम हम लोग इसमें भी करेंगे। ये जो सेकेंड टर्म है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, वो आया है इस फ्री वेरिएबल से यानी w से के करेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से भी हम लोग 2 ऊपर से 2 सीट खाली है यहाँ पर और यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ से 2 एलिमेंट लेंगे और उसे निगेटिव करके लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 and -1। और आप देख सकते हैं कि इस तरह जो सॉल्यूशन आया वो हमारा वो बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है। आप देखिए ये बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है। थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं दोनों ही सॉल्यूशन बिल्कुल सेम। इस तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तो सॉल्व करने का जो जनरल तरीका है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, उसमें पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फिर हम रिड्यूस करते हैं और उसे एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हमें सॉल्यूशन की टाइप का अंदाज़ा होता है और आप यहाँ पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह का होगा। एक बार आपको एचलॉन फॉर्म मिल गया मैट्रिक्स का, तो आप यहाँ से एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए 2 मेथड यूज कर सकते हैं। पहला मेथड कहलाता है बैक सब्स्टिट्यूशन, यानी इसे फिर से इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए और पीछे से सॉल्व कीजिए, नीचे से, इसलिए इसका नाम बैक सब्स्टिट्यूशन है। और ध्यान रखने वाली बात सिर्फ ये है कि जो फ्री वेरिएबल हैं उसे आप अपने मन से कोई वेरिएबल मान लीजिए, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। AB बिलोंग्स टू R हो जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखा जा सकता है A, B बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। दूसरा तरीका क्या है, एचलॉन फॉर्म से हम लोग बनाते हैं रो रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म। रो रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में ये पाइवॉट 1 हो जाते हैं और पाइवॉट के ऊपर की एंट्री 0 कर दी जाती है। और रो रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म की जो सबसे अच्छी खासियत है, आप उसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसमें जो B का कॉलम होता है उसके करिस्पॉन्डिंग बनता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और जो फ्री वेरिएबल के करिस्पॉन्डिंग कॉलम होते हैं वो बनाते हैं होमोजेनियस सिस्टम के सॉल्यूशन, और दोनों मिल के AX इक्वल टू B का जनरल सॉल्यूशन बनता है। थैंक यू वेरी मच।